Good morning, students. So today in this video we are going to introduce the next unit from your syllabus, that is photochemistry. First of all, we must be known with the term photochemistry. So what do you mean by this photochemistry? Basically, photochemistry is a branch of chemistry which deals with the study of interaction of radiation with matter, which results into a physical change or in a chemical reaction whose rates and mechanism are studied after initiation by the radiant energy. That means जब भी हम रेडिएंट एनर्जी किसी मैटर के ऊपर फॉल करते हैं, दैट मीन्स whenever we fall radiations on some matter, then there will be some interactions between those radiations and the matter. और उन रेडिएशंस की वजह से जो फिज़िकल चेंज या फिर कोई केमिकल चेंज आता है उस मैटर के अंदर, उसको जो स्टडी करती है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच इज़ नोन एज फोटोकेमिस्ट्री. अब यहाँ पर जैसे हमने रेडिएंट एनर्जी बोला है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एनर्जीज आइदर हैविंग लो फ्रीक्वेंसी और हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी. But most commonly in photochemistry we deal with the radiations which fall in ultraviolet or visible region. अब अगर यहाँ से हम देखें तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 8000 to 2000 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम नैनोमीटर में कहेंगे तो हम कहेंगे हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज 800 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर. On the basis of the type of change we observe on falling the electromagnetic radiations on matter, there are two types of photochemical processes. The first one is the photophysical process and the second one is the photochemical process, या इसी को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं photochemical reactions. तो पहले हम देखते हैं photophysical processes को. तो फोटोफिज़िकल प्रोसेसेस कौन सी होंगी, हम इसकी बात कर रहे हैं. फोटोफिज़िकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में तो होती हैं लेकिन उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आता है. यानी कि ऐसी प्रोसेसेस जहाँ पर सिर्फ हम फिज़िकल चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि द प्रोसेसेस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट but only a physical change is observed there, no chemical reaction or chemical change is to be observed there. तो ये प्रोसेसेस बेसिकली होती किसकी वजह से हैं कि जब भी हम रेडिएशंस वहाँ पर डालते हैं मैटर के ऊपर तो वहाँ जो लाइट रेडिएशंस हमने दी हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जैसे ही सब्सटेंस उनको एब्जॉर्ब करता है सक्सेसिवली वो उनको एमिट बैक कर देता है, यानी कि उसके साथ साथ ही वहाँ पर एमिशन ऑफ रेडिएशंस भी हो जाता है इंस्टेंटेनियसली हो या आफ्टर सम टाइम हो, वो डिपेंड करता है. तो बेसिकली हमारे पास मेन रीज़न क्या रहा कि जो सब्सटेंस है या जो मैटर है दैट एब्जॉर्ब्स द light radiations and instantaneously or after some time these light radiations are emitted back. तो यहाँ पर हमारे पास उसकी वजह से only a physical change is observed, और अगर लाइट रेडिएशंस को वो इंस्टेंटेनियसली यानी कि जैसे ही एब्जॉर्ब की वैसे ही तभी के तभी वो एमिट बैक कर दी, तो उस फिज़िकल चेंज को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस. और अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस पहले कर ली, कुछ देर तक उसको एब्जॉर्ब रखा एंड आफ्टर सम टाइम दीज आर एमिटेड बैक, यानी कि वेन एवर देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड द एमिशन ऑफ रेडिएशन, इन दैट केस द फोटोफिजिकल चेंज या फोटोफिजिकल प्रोसेस इज़ नोन एज फॉस्फोरेसेंस. तो ये दो प्रोसेसेस हैं बेटा यहाँ पर, एक है फ्लोरेसेंस और दूसरी हमारे पास है फॉस्फोरेसेंस. अगर हम फॉस्फोरेसेंस को देखें तो ये हमारे पास प्रोसेस है फॉस्फोरेसेंस. तो फॉस्फोरेसेंस कब होगी कि वेन एवर लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड आफ्टर सम टाइम द लाइट इज़ एमिटेड बैक. तो यहाँ पर देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशंस. दूसरा हमारे पास क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, पिछले सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा है. तो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस, नॉट अ फोटोकेमिकल चेंज. तो मेनली जो फोटोफिजिकल प्रोसेसेस हमारे पास हैं, दीज इंक्लूड फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस
एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास मेन जो होगी वो फोटो फिजिकल प्रोसेसेस होगी। आप देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेसेस दैट second type of photochemical process, that is the photochemical process या photochemical reactions। तो ये कौन सी प्रोसेसेस हमारे पास होती हैं? ये वो रिएक्शंस हैं जो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर होते हैं और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं दे एब्जॉर्ब या देर एब्जॉर्ब्ड अ केमिकल चेंज बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो these reactions are generally brought about by the radiations of ultraviolet and visible region। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप देखो हमारे पास क्या होता है कि जो substances हैं they absorb light energy and वो इस लाइट एनर्जी को फिर यूज़ करते हैं टू अंडरगो अ केमिकल चेंज या टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं या बहुत सारे चेंजेस हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, दैट मीन्स लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से होते हैं। अब ये चेंजेस जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। वो सिंथेसिस हो सकती है, कोई डिकम्पोजिशन हो सकती है, कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है, रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है, कोई आइसोमेरिक चेंज हो सकता है या फिर कोई पॉलीमराइजेशन प्रोसेस भी हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो देखो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl की फॉर्मेशन है ये। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है और जो क्लोरीन गैस है, जब उन दोनों को हमने एक साथ लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रेडिएशंस दे अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड दे फॉर्म HCl, that means hydrochloric acid, in the gaseous form. In the same way, next process is the photosynthesis of carbohydrates in plants taking place in the presence of chlorophyll, that is the green coloring pigment which is present in leaves। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल and they form C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen gas, and this C6H12O6 is nothing other than glucose। So this is the photosynthesis process। अब देखो जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, दैट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, या फिर फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शंस के अंदर मेनली क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो या तो आपको कहा जाए थर्मोकेमिकल रिएक्शंस या सिंपली कह दें थर्मल रिएक्शंस। दूसरा हमारे पास है फोटोकेमिकल। तो पहले देखो हमारे पास है थर्मोकेमिकल, दैट मीन्स थर्मल रिएक्शंस, एंड द सेकेंड कॉलम कंटेन्स द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो इनके अंदर हमें मेन चेंजेस देखने हैं। दिस इज़ द थर्मोकेमिकल और थर्मल रिएक्शंस, दिस इज़ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो अगर हम थर्मोकेमिकल को देखें या थर्मल रिएक्शंस को देखें तो इनके लिए लाइट की प्रेजेंस नेसेसरी नहीं होती है, ये लाइट की एब्सेंस में भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। थर्मल मीन्स जो हीट को इन्वॉल्व करते हैं। तो इन प्रोसेसेस के अकरेंस के लिए बेसिकली हमारे पास क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो दे अकर या दे इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेसेस की तो दे इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सेकेंडली थर्मल रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इवन इन डार्क, जो मैं अभी बात कर रही थी कि इनके लिए लाइट की प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है, वो डार्क में भी हो सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की तो प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ द प्राइमरी रिक्विसाइट फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। थर्डली हम कहते हैं टेम्परेचर हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ अ थर्मोकेमिकल और अ थर्मल रिएक्शन। आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रखा है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज और राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल, कि अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो कोई भी थर्मल रिएक्शन है उसकी रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं थर्मोकेमिकल या थर्मल रिएक्शंस की, तो टेम्परेचर हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर हैज़ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इंस्टेड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। कि यहाँ पर जो मेन काम है वो कौन करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट करती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि जो भी हमने थर्मल रिएक्शंस पढ़ी हैं उनके लिए हमने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि इन सारे रिएक्शंस के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज है दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये वही चीज़ कह रहा है। लेकिन अगर हम फ्री एनर्जी चेंज देखें फोटोकेमिकल रिएक्शंस के केस में, तो दैट मे नॉट बी नेगेटिव, कि वो नेगेटिव ना भी हो तो भी ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। बल्कि थर्मल रिएक्शंस के केस में हमने कहा है कि सिर्फ वही प्रोसेसेस फिजिबल होंगी जिनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। बट दिस इज़ नॉट सो इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स का अगर हम देखें फ्री एनर्जी चेंज तो ये पॉजिटिव होता है, बट ये रिएक्शन अपने आप में होती रहती है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ फिजिबल। इन द सेम वे ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके लिए भी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, बट ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। तो इसके केस में ये कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के केस में, एक्टिवेशन एनर्जी अराइजेज फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स और इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि यहाँ पर जो रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए होती है वो कहाँ से आती है, कि जो इंटर एटॉमिक या हम कहें इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स यहाँ पर चलते रहते हैं, कि जो डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट, एंड दिस लीड्स टू द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द thermal reactions or thermochemical reactions. But in case of photochemical reaction, the activation energy is acquired by the absorption of photons of suitable energy. कि यहाँ पर activation energy कहाँ से मिलेगी, जब वो suitable energy radiations को वो substance absorb करेगा तो उसको proper activation energy वहाँ पर मिलेगी। लास्ट पॉइंट में ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के केस में कहता है व्हेन अ रिएक्शन मिक्सचर इज एब्जॉर्ब टू हीट रेडिएशंस ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब दीज रेडिएशंस एंड गेट एक्साइटेड ऑलमोस्ट टू द सेम एक्सटेंट। दैट मीन्स यहाँ पर कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, कि जब भी हम किसी रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर हीट डालते हैं तो जितने भी उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ एक्सटेंट तक वो सारे के सारे एक्साइट हो जाएंगे। दैट मीन्स कोई सेलेक्टिविटी नहीं है कि दो टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो कोई एक टाइप के मॉलिक्यूल ही हीट को एब्जॉर्ब करें। ऐसा थर्मल रिएक्शंस के केस में नहीं देखा जाता। बट अगर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, तो अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर को हमने लाइट एनर्जी दी है तो सिर्फ किसी एक टाइप के मॉलिक्यूल्स ही उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, यानी कि एक्साइटेड स्पीशीज़ बनाएंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं दे आर सेलेक्टिव इन नेचर। तो ये थे हमारे पास मेन डिफरेंसेस बिटवीन द फोटोकेमिकल एंड द थर्मल रिएक्शंस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बेटा, that is the laws governing the absorption of radiation। इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जब भी हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी मीडियम के अंदर से पास करते हैं तो उस लाइट की इंटेंसिटी बेसिकली डिक्रीज़ हो जाती है, और ये जो डिक्रीज़ इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ऑन पासिंग थ्रू एनी मीडियम में बी अ होमोजीनियस मीडियम, दैट मीन्स कोई प्योर लिक्विड हमारे पास हो सकता है या वो कोई सोल्यूशन हो सकता है। अगर हम प्योर लिक्विड लेते हैं दैट मीन्स हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीज हो रही है ऑन पासिंग थ्रू अ क्लियर लिक्विड, तो उस केस में जो लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होगा दैट विल बी लैम्बर्ट्स लॉ। और अगर हम प्योर लिक्विड के बजाय वहाँ कोई सोल्यूशन लेते हैं तो इन दैट केस द लॉ एप्लीकेबल टू दिस सिचुएशन विल बी द बीयर्स लॉ। तो अब इसमें सबसे पहले हम लैम्बर्ट्स लॉ की बात करेंगे।
ये जो लॉ था लैम्बर्ट ने ही दिया था, अबाउट 1760 में दिया था इसने, यानी कि बहुत पहले एग्जिस्टेंस में आ गया था। ये क्या कहता है, क्या स्टेट करता है, ये कहता है कि जब भी हम किसी होमोजीनियस मीडियम के अंदर से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास करते हैं तो जो उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज होगा, डिक्रीज किसकी वजह से होगा, विद द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कि हमने ये तो कह दिया कि जब भी किसी मीडियम के अंदर से लाइट पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो अब ये कह रहा है कि किसके साथ में डिक्रीज, तो ये कह रहा है डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, यानी कि एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस जितनी होगी उसके साथ साथ जितना इंटेंसिटी में डिक्रीज होता है वो हमारे पास इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसके, और जो पॉइंट एक्स है, एक्स पॉइंट यहाँ पर आप लोग ये वाला देख सकते हो इस फिगर से कि किसी पॉइंट एक्स पर जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी उसको हम मैथमेटिकल वे में दे सकते हैं माइनस डी आई बाई डी एक्स, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, जहाँ पर आई जो है दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एक्स इज़ द थिकनेस ऑफ द मीडियम जो आपको ये डी एक्स से दिखाई दे रही है, और डी जो यहाँ यूज़ कर रखा है वो स्मॉल चेंज के लिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो अगर इंटेंसिटी आई एट एनी पॉइंट एक्स विच इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मीडियम, वो अगर हम इंटेंसिटी आई को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आती है डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी एक्स। अब अगर हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करें यहाँ पर तो हम कहेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब कोई थिकनेस का मीडियम यहाँ पर नहीं रखा गया था, इन दैट केस जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थी वो सेम वही होगी जो अब फिलहाल इंटेंसिटी है। तो इन दैट केस वी कैन से व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो आई इज इक्वल टू आई नोट, एंड व्हेन x इज इक्वल टू x, यानी कि आफ्टर ट्रैवलिंग अ प्रॉपर डिस्टेंस x थ्रू द मीडियम, उस टाइम पर हमारे पास जो i की वैल्यू है वो i होगी। तो अब हम विद इन द लिमिट्स इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया दैट इज़ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ i बाय आई नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अब यहाँ से नेचुरल लॉगरिथम को हटाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरी साइड एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया i इज इक्वल टू आई नोट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के एक्स, और इस इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नोट के साथ में, और ये तो खैर वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही है बेटा, और कुछ खास नहीं है इसमें। फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया i इज इक्वल टू आई नोट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के एक्स, अगर हमें इसको नेचुरल लॉगरिथम के बजाय log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कि हम कौन से एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, हम बेटा इसके कर रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला हमारे पास क्या है ln i बाई आई नोट है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो दिखा रखा है वो यही दिखा रखा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ 2.303 log i बाई आई नोट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज़ i इज इक्वल टू आई नोट इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस के डैश एक्स। के डैश एक्स यहाँ पर हमने बना दिया है k बाई 2.303 को। तो ये जो क्वांटिटी आ गई k डैश दैट मीन्स k बाई 2.303, इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस, और ये वही क्वांटिटी है जिसको हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या एब्जॉर्बिटिविटी भी बोल सकते हैं उस सब्सटेंस की। फिर उसके बाद है द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और एब्जॉर्बिटिविटी। दीज फॉलो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 6, दैट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास है, कौन से वाली हम बात कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 6, यानी कि ये अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम लिख सकते हैं k डैश विल बी इक्वल टू 1 बाय एक्स
log I by I नोट, दैट मीन्स 1/x log I नोट बाय I। और ये जो टर्म I नोट बाय I है, अगर इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 हो जाए, इन दैट केस k डैश विल बी इक्वल टू 1/x। या यहाँ से हम कहेंगे log I नोट बाय I इज इक्वल टू 1 मीन्स I नोट बाय I इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स जो I है दैट इज 1/10 ऑफ द I नोट। फिर ये कहता है द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और एब्जॉर्बिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट लेयर थिकनेस ऑफ द लाइट फॉल्स टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कहता है बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ के लिए मैंने बताया था जैसे लैम्बर्ट्स लॉ प्योर लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल हैं, बियर्स लॉ सॉल्यूशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम कहेंगे इसकी स्टेटमेंट में when a monochromatic light is passed through a solution, then the decrease in intensity of the incident radiation with the thickness of light is proportional to the intensity of incident light and also to the concentration C of the solution। तो अगर हमें किसी solution के लिए ये find out करना है तो in that case we will be writing minus di/dx is equal to e raised to the power minus di/dx is equal to I into c minus di, माइनस साइन को इधर लेके आए तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। और फाइनली इसको भी उसी तरीके से विद इन द लिमिट्स इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया I इज इक्वल टू I नोट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस kx। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू एक्सपोनेंशियल फ्रॉम I नॉट टू I with increase in the thickness x and the concentration C। अब यहाँ से इन सारी टर्म्स को जो जहाँ रीअरेंज होता है अरेंज करने के बाद हमारे पास जब इसको log to the base 10 में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 2.303 log I by I नोट इज इक्वल टू माइनस एप्साइलन CX। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज किया कि यहाँ से लॉगरिथम को अगर हमने हटाया तो 10 रेज टू द पावर की टर्म्स में आ जाएगा। दैट इज I इज इक्वल टू I नोट इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस एप्साइलन डैश CX, जहाँ पर ये जो एप्साइलन डैश है दैट इज एप्साइलन बाई 2.303 यानी कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है ये एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन का। अब ये क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम यानी कि एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ से अगर हमें सिग्निफिकेंस बताना है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का या मोलर एब्जॉर्बिविटी का तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे एप्साइलन डैश की टर्म्स में इसको लिखा। देन आफ्टर दैट लेट अस सपोज दैट द कंसंट्रेशन C becomes 1 molar log I नोट by I is equal to 1, then in that case epsilon dash will be equal to 1/x। और यहाँ से अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और द मोलर एब्जॉर्बिविटी may be defined as the reciprocal of the thickness of solution layer of 1 molar concentration which reduces the intensity of light passing through it to 1/10 of its original value। कि यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने मिला जब हमने कंसंट्रेशन को 1 मोलर सपोज कर लिया और log I नोट बाय I को भी हमने 1 सपोज कर लिया, इन दैट केस हमारे पास I बिकम्स 1/10 ऑफ I नोट। तो इसी के टर्म्स में इसको डिफाइन किया मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट को। तो ये कहता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन of 1 molar concentration which may reduce the intensity of light passing through to 1/10 of its original value। तो अब यहाँ से अगर हम देखें बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों ही सिमिलर हैं बट लैम्बर्ट्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू प्योर लिक्विड्स ओनली बट बियर्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू प्योर लिक्विड्स एज वेल एज टू द सॉल्यूशन। यूनिट्स यहाँ से देखेंगे तो हमें मिलता है कि दैट दिस क्वांटिटी log I by I नोट इज़ ए डायमेंशनलेस वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम SI यूनिट्स इसकी फाइंड आउट करें तो ये हमें मिलता है मोलर इन्वर्स सेंटीमीटर मोलर इन्वर्स मीटर इन्वर्स। मोलर का मतलब है मोल्स पर लीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा लीटर पर मोल सेंटीमीटर इन्वर्स।
उसके बाद हैं कुछ और टर्म्स जो यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज़ होती हैं। ये जो दोनों फिनोमिना हमारे पास हैं, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ, इन दोनों को हम लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हमारे पास कई सारी और भी टर्म्स यूज़ होती हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं, एक एक नंबर में पूछी जाती हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है उसके अंदर आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पर ये आप लोगों से पूछी जाती है। तो फर्स्ट हम देखो, दैट इज़ ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिटेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट, ये जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। सिंपल क्या है कि ट्रांसमिटेंस है तो ऊपर आएगी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी और नीचे आएगी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्रांसमिटेंस, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू आई बाय आई नोट, जहाँ पर आई हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट एंड आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देन द टर्म कम्स एब्जॉर्बेंस ए, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी, जो इसको पहले बोला जाता था, उस टाइम पर इसको कैपिटल डी से डिनोट करते थे, या फिर इसको एक्सटिंक्शन भी बोलते थे पहले, जो कैपिटल ई से डिनोट कर लेते थे। ये सेम टर्म है तीनों। तो एब्जॉर्बेंस क्या है? द लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस, कि ट्रांसमिटेंस का उल्टा करके और उसका लॉगरिथम ले देंगे तो दैट टर्म्स विल बी एब्जॉर्बेंस। तो ये हमारे पास हो गया log 1/t। अब t क्या था? i बाय आई नोट, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो आई नोट बाय आई, तो ये टर्म हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है दैट बिकम्स log आई नोट बाय आई। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो इसको हम कहेंगे एक्सटिंक्शन या ऑप्टिकल डेंसिटी, या ऑप्टिकल डेंसिटी का ही दूसरा नाम हमने दिया एब्जॉर्बेंस। तो हम कहेंगे एब्जॉर्बेंस पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो होगा दैट विल बी द स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो इसको डिनोट करते हैं के एस से। इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डी, डी का मतलब जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस थी या ऑप्टिकल डेंसिटी थी वो डी बाय सी इंटू एक्स। सी मीन्स कंसंट्रेशन एंड एक्स मीन्स थिकनेस। तो यहाँ से अब नेक्स्ट टर्म जो आती है दैट इज़ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट हमारे पास कहाँ से आएगा? जो ये ऊपर वाली टर्म थी हमारे पास, ऊपर वाली बोलें तो हमारे पास ये वाली लगा लो बेटा, अभी बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वाली टर्म की, log आई बाय आई नोट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स। ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर अब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है, ये वाला log आई बाय आई नोट इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस log टी लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लिखेंगे एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल ये डेंसिटी डी। तो ये किसके इक्वल है? एप्सिलॉन डैश सी एक्स के इक्वल है। अब अगर इस एक्सप्रेशन में हम कह दें दैट द थिकनेस इज़ 1 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1 सेंटीमीटर, यानी कि x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उसके कंसंट्रेशन भी अगर हम 1 मोलर ले लें तो ये भी हो जाएगा, c की वैल्यू भी 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ से एप्सिलॉन डैश किसके इक्वल आ गया? एब्जॉर्बेंस के या ऑप्टिकल डेंसिटी के इक्वल आ गया। Hence, the molar extinction coefficient may be defined on the optical density or the absorbance of solution having 1 centimeter thickness and concentration equal to 1 moles per liter। तो अब यहाँ से ये ऊपर वाली इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गई? माइनस log आई बाय आई नोट इज इक्वल टू माइनस log टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश सी एक्स। तो अगर यहाँ से हम एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन एक ग्राफ प्लॉट करें तो दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और ये जो स्ट्रेट लाइन ये हमें दिखाई दे रही है, इसको अगर आप हायर कंसंट्रेशंस पर देखो तो एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रखी है, यानी कि एट हायर कंसंट्रेशंस हमें यहाँ पर डेविएशंस देखने को मिलती है, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस स्ट्रेट लाइन सम डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड एट हायर कंसंट्रेशंस। तो यहाँ से जो प्लॉट हमारे पास आएगा एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन डैश एक्स।
तो यहाँ से ये हमारे पास एक वो आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ बीयर्स लॉ। ये भी बेटा कई बार पूछ ली जाती हैं। तो बीयर्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहला सिर्फ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए होल्ड करता है। सेकेंडली जो लॉ है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। हायर कंसंट्रेशन अगर हो गई, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो फिगर में, अगर हायर कंसंट्रेशंस हो गई तो वहाँ पर इंटरआयनिक इंटरेक्शंस एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं और वो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के फिनोमिना को डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर टेम्परेचर यहाँ पर हमने कांस्टेंट नहीं रखा तो हमारे पास क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन को शिफ्ट कर देगा टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ रीजन, यानी कि टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, और इस शिफ्ट को हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो एक बार एग्जाम में ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट की डेफिनेशन आई हुई थी। तो व्हाट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट? द शिफ्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन phenomena towards the longer wavelength region with rise in temperature. The shift of the absorption of radiations with the rise in temperature towards the longer wavelength is known as bathochromic shift. So that is all about today's lecture. In the next lecture we will be discussing some numerical problems on these two laws as well as the next topics. Till then you have to watch this video again and again if you are not understanding this.